वेलकम टू द जुनून यूपीएससी। जुनून यूपीएससी में बच्चों आपका स्वागत है। जुनून यूपीएससी यूट्यूब चैनल में आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत की लेक्चर सीरीज, जिसमें मैं आपको एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर वाइज सारा एक एक चैप्टर पढ़ाऊँगा। उसके बाद आपका जैसे ही चैप्टर ख़त्म होता है उसके बाद मैं आपका क्या लूँगा, पीवाईक्यू की सीरीज लूँगा। जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम आ रहा है 26 मई 2024 को, तो उसकी जो लेक्चर सीरीज के बाद जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट एकदम फ्रेश हो जाएंगे। क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ साथ आपको क्या होगा, आपको लगेगा यूपीएससी से आप फ्रेंडली हो जाओगे। तो आपको क्या है, जो आपके एग्ज़ाम का डर है वो ख़त्म हो जाएगा और आपको इंडियन पॉलिटी में आपको एक्सपर्ट बना दूंगा। तो आप जुड़े रहिएगा मुझसे। लेक्चर अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, इसी के साथ मैं पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की कड़ी में पहले चलते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, कंपनी रूल पढ़ेंगे। कंपनी रूल कौन सी कंपनी, कंपनी में पढ़ेंगे अपन ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी जो पहली बार इंडिया में आई थी। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंपनी के बारे में। कंपनी के बारे में पढ़ने की कड़ी में हम लोग क्या करेंगे, 1773 से 1858 तक किसका रूल रहा, कंपनी का रूल रहा। फिर कंपनी का रूल 1858 में एकदम एंड कर दिया गया, फिर किसका, क्राउन रूल रहा। ठीक है, तो इसी की कड़ी में हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में पढ़ेंगे पहले क्या हुआ, कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हुआ। तो इसी की कड़ी में पहली बार जो भी संविधान में या हमारी पॉलिटी में जो भी पहला कानून बना उसका नाम क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं अच्छे से, एक एक पॉइंट इसके समझ के पढ़ते हैं। पहला पॉइंट, पहला एक्चुअली में ये एक्ट था, पहला पॉलिटी में कोई कानून बना था खासकर इंडिया के लिए, तो इसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी रहेगी, ऑब्वियसली बात है। तो पहली बार क्या हुआ, जो कंपनी का जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो भारत पे पूरे तरीके से राज कर रही थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट को इसकी खबर नहीं थी, तो पहली बार ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उन्होंने एक कानून लाया, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये कानून सारे पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में आते थे, वहीं से पास होते थे, लेकिन लागू कहाँ होते थे, इंडिया में होते थे। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस रही। उसकी कड़ी में क्या बोला, पहला जो स्टेप था, ये पहला कदम था, पहला कदम था ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, जिसने क्या किया, कंपनी के ऊपर सारा कंट्रोल किया और कंपनी कैसे फंक्शन करेगी उसको भी डिसाइड किया। तो 1773 के थ्रू क्या हुआ, सबसे पहले ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि पहला स्टेप क्या था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, जिसने कंपनी को, कंपनी के अफेयर को कंट्रोल भी किया, रेगुलेट भी किया, वो कौन से एक्ट में किया, तो ये है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ, नाम से ही है रेगुलेट करना। तो पहली बार रेगुलेट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी को करने के लिए कौन सा एक्ट लाया, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो बच्चों आप समझ गए। सेकेंडली इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, सेकेंडली पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया कि कंपनी का पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन, मतलब पॉलिटिकल का फंक्शन का मतलब ये होता है, सबसे बड़ी पावर क्या होती है, पॉलिटिकल पावर। आज भी आप देखते हो आईएएस आईपीएस के पास एडमिनिस्ट्रेशन पावर है, लेकिन सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है, पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिकल पावर क्यों सबसे बड़ी होती है, क्योंकि उनको जैसा कानून बनाना वो बना देते हैं, उसको फॉलो कौन करवाता है, एडमिनिस्ट्रेशन पावर। तभी इनको क्या कहा जाता है, नौकरशाह। ठीक है, और इनको क्या, इनके पॉलिटिकल पावर सबसे ज़्यादा होती है, तो इनके अंडर में कौन आता है, नौकरशाह, जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करते हैं। तो उस टाइम में तो यही कानून बना रहे थे, यही लागू कर रहे थे, तो सबसे ज़्यादा पावर थी। तो पहली बार इसको क्या रिकॉग्नाइज किया गया, कहाँ, हाँ ऐसा कंपनी के जो सर्वेंट्स हैं, कंपनी के जो हाई लेवल ऑफिसर्स हैं, उनके पास कौन कौन सी पावर है, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया इस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के थ्रू। पहली बार सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वो पहली बार फाउंडेशन, जिसको कहते हैं आधार रखा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, कि हाँ ऐसी कोई कंपनी है जो ब्रिटिश, इंग्लैंड से या ब्रिटेन से बिलोंग करती है, वो क्या यहाँ पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन चला रही है, लेकिन किसके अंडर चला रही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के। तो ये 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में बोला गया। इसी की कड़ी में चलते हैं, अब इसके कुछ कुछ फीचर्स होंगे। तो ऑब्वियसली बात है इसका पहला फीचर्स क्या है, पहले गवर्नर ऑफ बंगाल बोलते थे गवर्नर ऑफ बंगाल बोलते थे, तो पहली बार इसको क्या बोला गया, 1773 के थ्रू गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या बोला गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला गया। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बहुत बड़ी पोस्ट थी एक्चुअली में उस टाइम पे, तो इसको असिस्ट करने के लिए 4 और हायर लेवल ऑफिसर्स बनाए गए, तो एक काउंसिल ही बनाई गई, उसका नाम दे दिया गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर।
तो 4 मेंबर बनाई गई, किसको असिस्ट करने के लिए? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। इसमें लिखा भी है, आप पढ़ सकते हैं, इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड क्रिएटेड एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने लोग थे? 4 मेंबर थे। किसको असिस्ट करने के लिए? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है पहले गवर्नर जनरल भारत के कौन थे, तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ भारत के भी पूछ लेता है और पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी पूछ लेता है। तो अभी अपन गवर्नर जनरल ऑफ भारत, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, आगे पढ़ेंगे। अभी पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है? पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैं लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ये क्वेश्चन जनरली पीएससी और अदर एसएससी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है और पूछते रहते हैं, तो इसको आप याद रखना। सेकेंडली क्या हुआ? 2 और प्रेसिडेंसी थी। बंगाल प्रेसिडेंसी तो थी, 2 और प्रेसिडेंसी थी। 2 और प्रेसिडेंसी कौन थी? एक बॉम्बे थी और दूसरी मद्रास थी। तो ये बॉम्बे है और ये आपकी मद्रास है और ये आपका कौन है? बंगाल है। तो इन दोनों प्रेसिडेंसी से बोला गया आप जो भी काम करोगे आखिर में रिपोर्ट आपको किसको करना पड़ेगा? जो बंगाल का गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली बात है इन दोनों प्रेसिडेंसी को सबऑर्डिनेट बना दिया गया। फिर इसी एक्ट के थ्रू 1770 एक्ट के थ्रू क्या किया गया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता पहली बार इस्टेब्लिश हुआ और ये कब हुआ? 1774 में। 1774 में ये इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो इसमें इस्टेब्लिशमेंट हुआ तो सबसे पहले क्या हुआ? एक चीफ जस्टिस थे हमारे, जो मेन चीफ जस्टिस थे, और इनके साथ 2 असिस्ट करने के लिए 3 अदर जजेस लगा दिए। फिर 4th नंबर का पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आजकल तो करप्शन आम है, लोग आईएएस आईपीएस जनरली नहीं मोस्टली बनते इसके लिए हैं, लाल बत्ती है, फेमस है, अच्छी पोस्ट है, सैलरी देखने की तो ज़रूरत ही नहीं है, काफ़ी अदर एडवांटेज हैं, गिफ्ट ही बहुत इतने मिल जाते हैं कि आपको अदर चीज़ें लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये उस टाइम पे भी चल रहा था जब ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। इसीलिए आया कि जो कंपनी के हायर लेवल ऑफिसर्स थे या जो सर्वेंट्स थे जो कंपनी के लिए काम करते थे, तो वो क्या करते थे? वो बहुत ज़्यादा इंगेज थे किसमें? प्राइवेट ट्रेड में, किसी से भी ब्राइब ले लेना, प्रेजेंट्स ले लेना, गिफ्ट ले लेना। तो ये 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया इसने कम्प्लीटली प्रोहिबिट कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया इस पर। फिर उसके बाद क्या आया कि पहली बार जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एक्चुअली में क्या है? गवर्निंग बॉडी ऑफ कंपनी है। कंपनी आज जैसे कोई गवर्निंग बॉडी है, कोई कंपनी है फॉर एग्जांपल, उसका जो सीईओ है और उसके जो 5-6 और जो सेक्रेटरी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डायरेक्टर्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं उनके डायरेक्टर्स हैं, तो जो मीटिंग लेता है, तो जो हाई लेवल ऑफिसर्स थे उनको क्या बोला जाता था? कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके ऊपर पहली बार स्ट्रेंथन कंट्रोल किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस एक्ट के थ्रू। तो इस एक्ट के थ्रू क्या बोला गया? जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं कि जो भी रिपोर्ट रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स से रिलेटेड इंडिया में आप करोगे उसकी रिपोर्ट आपको किसको देनी पड़ेगी? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो ये 5th पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसके बाद अपन चलते हैं अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 में क्या किया गया? जो इस एक्ट में 1773 के एक्ट में जो भी खामियां थी उसको क्या किया गया? रेक्टिफाई किया गया। तो सबसे पहली खामी इसमें क्या थी? सबसे पहली खामी इसमें ये थी कि सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश तो कर दिया गया, लेकिन उसके बीच में जो फाइन लाइन है, जैसे आज है अपनी जुडिशियली जुडिशरी है अपनी, एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेटिव है, तो इनकी एक फाइन लाइन है, और अपनी क्या है? लेजिस्लेटिव। इनकी एक फाइन लाइन है, कोई किसी के में इंटरफेयर नहीं कर सकता, कोई किसी के मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो उस टाइम में जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट तो इस्टेब्लिश कर दिया गया, लेकिन जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास थी? गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल के पास थी। तो कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी मैटर था, रेवेन्यू मैटर था, तो हर इंसान के पास किसी के साथ गलत होता था तो वो जुडिशरी चला जाता था। तो इससे परेशान होके एक एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ, इसको कहा गया अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 को क्या किया गया? 1773 में जो भी खामियां थी या जो भी डिफेक्ट थे उनको कम किया गया या उनको हटाया गया, जो भी डिफेक्ट थे, तो उनको क्या बोला गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं। आइए इसके फीचर्स एक एक से पढ़ते हैं और फिर हम जानते हैं कि इसमें क्या क्या खामियां थी और क्या क्या रेक्टिफाई करी गई।
सबसे पहला क्या किया गया इसमें, गवर्नर जनरल एंड द काउंसिल, जो काउंसिल थी उसकी पावर को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट भी उसको ज्यूरिडिक्शन को छेड़छाड़ नहीं कर सकता था। उसका जो ज्यूरिडिक्शन था गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल का, वो सुप्रीम कोर्ट से बाहर आ गया। सुप्रीम कोर्ट कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, उनको जो मनमानी करना है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर में वो कर सकते थे। और सेम अगर कंपनी का कोई भी सर्वेंट अगर ऑफिशियल कैपेसिटी में काम करता है तो सुप्रीम कोर्ट उससे कोई सवाल नहीं पूछ सकती, वो भी उसके ज्यूरिडिक्शन से बाहर आ गया। तो ये पहला पॉइंट था। सेकंड वाला पॉइंट क्या था, इट एक्सक्लूडेड द रेवेन्यू मैटर्स एंड मैटर्स अराइजिंग इन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी भी गवर्नर जनरल को अगर कोई पर्टिकुलर एरिया में अगर कोई भी टैक्स लेना है, कितना टैक्स लगाना है, कितना लेना है, ईयरली लेना है, मंथली लेना है, डेली लेना है, 10% लेना है लगान का या 50% लेना है या 100% लेना है, ये कौन डिसाइड करेगा, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल, ना कि कोई सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। तो ये इसमें कहा गया। थर्ड, सुप्रीम कोर्ट सेटअप हो गई तो जो वहाँ के इनहेबिटेंट थे, जो कलकत्ता के इनहेबिटेंट थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था उसका, 1774 में। तो उनके जो भी इनहेबिटेंट थे, जो भी रहने वाले लोग थे, फॉर एग्जाम्पल हिंदू है तो वो उसको क्या कैसे ट्रीट किया जाता था, उसका जो भी ज्यूरिडिक्शन होगा, जो भी ट्रायल होगा, उसका किसके बेस पे होगा, हिंदू लॉ के हिसाब से होगा। और मुस्लिम वर टू बी ट्राइड अकॉर्डिंग टू दी मोहम्मदन लॉ, ये बोला गया थर्ड पॉइंट में। फोर्थ नंबर का पॉइंट है, इट लेट डाउन डेट द अपील फ्रॉम प्रोविंशियल कोर्ट। अगर प्रोविंशियल कोर्ट से कोई भी अपील होगी, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। जैसे प्रोविंशियल कोर्ट है, आजकल की कोर्ट है जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती हैं, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कोई फैसला किसी को मंजूर नहीं है तो वो बेचारा हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट से भी मंजूर नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। लेकिन अगर पहले फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहले की प्रोविंशियल कोर्ट मान लो, अगर प्रोविंशियल कोर्ट से कोई भी डिसीजन हुआ तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, वो डायरेक्टली किसके पास जाएगा, वो डायरेक्टली जाएगा गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास, नॉट टू दी सुप्रीम कोर्ट, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। फिफ्थ नंबर का पॉइंट है, इट एम्पावर्ड द गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशन फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट एंड काउंसिल। ऑब्वियसली बात है, प्रोविंशियल कोर्ट के पास जो भी डिसीजन होगा वो डायरेक्टली किसके पास जाएगा, काउंसिल के पास जाएगा। तो प्रोविंशियल कोर्ट भी किसके अंडर में आ गया, गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास। तो जो भी रूल एंड रेगुलेशंस होंगे प्रोविंशियल कोर्ट से रिलेटेड, वो कौन बनाएगा, गवर्नर जनरल इन काउंसिल। इसी के साथ अपन चलते हैं एक्ट ऑफ 1784 में। आपको जो भी समझ में नहीं आ रहा है वो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं और मैं आपको एक एक रेक्टिफाई करके आपको क्वेश्चंस के थ्रू भी प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी एक बार में नहीं आ रहा है, आप दोबारा बार वीडियो देखना, दोबारा बार नहीं आएगा तो आप बार बार देखिए, आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराएंगे, फिर आपको ये सब कुछ आसान लगेगा। इसी के साथ अपन क्या पढ़ेंगे, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। 1784 के कुछ कुछ फीचर्स होंगे तो अब वो अपन पढ़ते हैं। उसका पहला फीचर क्या था, सबसे पहले क्या होगा, कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी क्या कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया। कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी क्या कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया। अब क्या होगा, अब कमर्शियल फंक्शन भी सेपरेट कर दिया गया, पॉलिटिकल, ये दोनों अलग अलग हो गए। तो कमर्शियल तो कंपनी कर लेगी, ऑब्वियसली बात है, कंपनी है कब से व्यापार कर रही है तो कमर्शियल तो कर लेगी, लेकिन पॉलिटिकल फंक्शन कौन करेगा, तो इसके लिए क्या किया गया, सेकंड पॉइंट में आप पढ़ो, एक न्यू बॉडी कॉल्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर। तो ये किसने अपॉइंट करी, ये अपॉइंट करी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कंपनी का काम क्या है, बिजनेस करना, तो वो सिर्फ अपना बिजनेस करे, वो कमर्शियल अफेयर संभाले। पॉलिटिकल अफेयर के लिए हम क्या सेटअप कर देते हैं, एक न्यू बॉडी, इसको क्या कहा जाएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर। तो इसी को पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू क्या बोला गया, इसी को पिट्स इंडिया एक्ट के अंडर ही क्या हुआ, डबल गवर्नमेंट, इसको डुअल गवर्नमेंट बोलते हैं, डुअल गवर्नमेंट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो इसने क्या किया, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, जो किसके अंडर में था, किसको रिपोर्ट करता था, जो रिपोर्ट करता था डायरेक्टली किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, उसने उसके अंडर में कौन आ गया, जो कंपनी के हाई लेवल ऑफिसर्स थे, इनका नाम क्या है, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बोलते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अब किसके अंडर में आ गए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंडर में। तो इट थर्ड पॉइंट यही कह रहा है, इट एम्पावर्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज द डायरेक्ट ऑफ ऑल ऑपरेशंस, जितने भी सारे ऑपरेशंस हो गए किस किस से रिलेटेड, सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट ऑफ और रेवेन्यू ऑफ द ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया, वो सब कौन देखेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ज़्यादा पावरफुल हो गया।
उसके बाद इसका फिर से देख लेते हैं, इसके जो एक्ट आया था इसके दो सिग्निफिकेंस हैं। दो सिग्निफिकेंस कौन से हैं? पहली बार क्या बोला गया? पहली बार क्या बोला गया? ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जैसे ही सेटअप हुआ उसके बाद क्या बोला गया कि द कंपनी टेरिटरी इन इंडिया वर टू बी फर्स्ट टाइम कॉल्ड द ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया। पहली बार बोला गया। सेकंड क्या बोला गया? जो सुप्रीम कंट्रोल था कंपनी के ऊपर वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का पहली बार हो गया, क्योंकि जितना सारा एडमिनिस्ट्रेशन था वो कौन सुपरवाइज करने लग गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो रिपोर्ट करता था आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट को। इसके बाद आता है एक्ट ऑफ 1786। अब जैसे जैसे एक्ट आएंगे आप देखते जाएंगे कंपनी की पावर कम होती जाएगी, फिर धीरे धीरे क्राउन रूल आ जाएगा। क्राउन रूल को आगे पढ़ेंगे हम लोग इसी कड़ी में। अब आ गया 18 एक्ट ऑफ 1786। तो 1786 में एक गवर्नर जनरल आए। गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। उन्होंने डिमांड रखी कि हम ये पोस्ट तब एक्सेप्ट करेंगे जब आप हमारी दो डिमांडें पूरी करोगे। नहीं, हमारे पास कोई पावर ही नहीं रहेगी तो हम क्या करेंगे वहाँ पे इंडिया में जाके? आप तो सारी पावर छीनते जा रहे हो। तो इन्होंने दो डिमांडें रखी। उन्होंने कहा अगर हमें कोई भी डिसीजन ऐसा लगता है कि अगर जो मुझे अगर सही लगता है और काउंसिल को, जो गवर्नर जनरल काउंसिल थी उनको अगर वो मेरे अगेंस्ट में जाते हैं और मैं चाहूँ कि इसको मुझे ओवरराइड करना है, डिसीजन को नहीं मानना है, तो मेरे पास ये पावर दी जाए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, आपको ये पावर मान लेते हैं। सेकेंडली उन्होंने कहा कि जितने भी जो मिलिट्री पावर्स हैं उनका कमांडर इन चीफ कौन रहूँगा? मैं रहूँगा। जैसे अभी क्या होता है, राष्ट्रपति रहता है। तो जो कमांडर इन चीफ है वो कौन रहेगा? इन्होंने दो डिमांडें प्लेस कर दी। पहली प्लेस करी कौन? ही शुड बी द पावर टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल इन स्पेशल केसेस। सेकंड वाली क्या करे कि ये इसके साथ साथ क्या करेंगे? इसके साथ साथ एक कमांडर इन चीफ रहेंगे। किसके अकॉर्डिंगली द एक्ट ऑफ 1786 वॉज एनेक्टेड टू मेक बोथ द प्रोविजन। ठीक है। अब इसके बाद आता है 1793। तो जो डिसीजन की ओवरराइड पावर थी वो एक्सटेंड रही 1793 में। ठीक है। तो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई थी वो आगे भी क्या रही? आगे भी उसको एक्सटेंड कर दिया गया जितने भी फ्यूचर गवर्नर जनरल रहे, और गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसी भी थी उनके लिए भी वो सारा सेम रहा। उसके बाद सेकंड वाला आप पढ़ो। इट गेव द गवर्नर जनरल मोर पावर एंड कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। तो जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल को इतनी ज़्यादा पावर दे दी गई कि ये इसके जो सबऑर्डिनेट थे जिनको वो कंट्रोल कर रहा था, बॉम्बे और मद्रास को, इनको वो और अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सके। ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट क्या है? इट एक्सटेंड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी। जो कंपनी की ट्रेड मोनोपोली थी उसने क्या कर दिया? 20 साल के लिए और बढ़ा दिया। कंपनी के जो कौन थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, उन्होंने उनकी भी, वो भी काफ़ी पैसे वाले थे, वो भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब जिनको कहते थे फ्यूडल लॉर्ड थे, तो वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाके ब्राइब्स वगैरह दे के वहाँ के जो भी नियम या कानून बनता था, चार्टर एक्ट बनता था उस टाइम में, तो वहाँ के जो पार्लियामेंटेरियन थे उनको पैसे खिला के उन्होंने क्या किया? 20 साल तक और बढ़वा ली अपनी, कि 20 साल तक इनकी मोनोपोली चलेगी। कोई और ब्रिटेन से आके व्यापारी या कोई भी मर्चेंट आके व्यापार नहीं कर सकता, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। तो ठीक है। उसके बाद क्या हुआ फोर्थ नंबर में? इट प्रोवाइडेड डेट द कमांडर इन चीफ बार नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल इन काउंसिल। इसमें ये कह दिया गया, पहले ऐसा था कि जो भी गवर्नर जनरल आएगा वो ही कमांडर इन चीफ रहेगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में, लेकिन इसमें ऐसा हटा दिया गया। ठीक है। अब इसके बाद अपन चलते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में। अब जैसे पता है आपको कि जो पहला एक्ट था 20 साल के लिए क्या बढ़ाई गई थी? कंपनी की मोनोपोली बढ़ाई गई थी कि आप 20 साल और व्यापार कर लो। उसके बाद जैसे ही 20 साल बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आया, सीधा डायरेक्ट किस पे हमला बोला? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डायरेक्टली हमला बोला कंपनी पर। कंपनी से डायरेक्ट बोला कि अब आपकी ट्रेड मोनोपोली खत्म होती है, अब जो भी ब्रिटिश मर्चेंट आएंगे उनको अलाउ रहेगा, एक्सेप्ट अभी भी थोड़ा बहुत उनकी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी की उनकी पहुंच थी, तो उन्होंने थोड़ा सा एक्सक्लूसिवली एक दो राइट्स एक्स्ट्रा ले लिए उन्होंने। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बोला ठीक है, अभी आपको टी पे मतलब चाय पर और चाइना पर मोनोपोली दे देते हैं, क्योंकि आप चाय और चाइना के ऊपर सिर्फ आप ही ट्रेड करोगे, चाय और चीन पर। तो दो चीज़ों पे मोनोपोली दे दी, बाकी
अबॉलिश्ड क्या कर दिया, ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया, दैट इज इंडियन ट्रेड वर थ्रोन ओपन टू ऑल ब्रिटिश मर्चेंट। उसके बाद सेकेंडली क्या बोला गया, पहली बार फिर से असर्ट करवाया गया कि आप मानो कि ये जो कंपनी की जो टेरिटरी है वो ब्रिटिश क्राउन के आधिपत्य में है, सॉवरेनिटी में है। तो इन्होंने कहा ठीक है मानते हैं। फिर थर्ड पॉइंट ये रहा कि ब्रिटिश क्राउन का जो है अब धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होल्ड और अच्छे से बढ़ने लग गया। तो पहली बार क्या हुआ कि क्रिश्चियन मिशनरीज को, पादरियों को इंडिया में लाया गया, लोगों को एनलाइटन करने के लिए। किसके लिए, एनलाइटन करने के लिए, क्रिश्चियनिटी के बारे में बताने के लिए, यहाँ फैलाने के लिए ईसाइयत। तो यहाँ पे मिशनरियों को पहली बार इंडिया में लाया गया और इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को भी यहाँ पे इस एक्ट के थ्रू इन्होंने स्प्रेड फैलाना स्टार्ट किया। तो पहली बार इस एक्ट के थ्रू यहाँ पे क्या आया, इंग्लिश में जो पढ़ाई अब वहाँ अभी हम लोग कंटिन्यू करके पढ़ रहे हैं, तो ये इसी एक्ट के थ्रू स्प्रेड किया गया। जो वेस्टर्न पश्चिमी जो एजुकेशन है, पश्चिमी जो शिक्षा है, जो ब्रिटिश टेरिटरी के अंदर जितने भी ब्रिटिश टेरिटरी इंडिया के अंदर जितने भी लोग रह रहे थे उनके लिए इसको इस एक्ट के थ्रू क्या कर दिया गया, लागू किया गया। फिफ्थली ये काम सबसे बुरा किया गया इस एक्ट में अकॉर्डिंग टू मी, उस टाइम में जो भी कंडीशंस रही हूँ। इस एक्ट के थ्रू ये जो फिफ्थ कंडीशंस, जो फिफ्थ फीचर्स है इस एक्ट का, सबसे ज़्यादा दुखद है। क्योंकि उस टाइम में जो कंपनी थी या जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो तो टैक्स वसूल ही रही थी, लेकिन जो लोकल राजे रजवाड़े थे उनको भी अनुमति दे दी गई कि आप इनसे, जो लोकल पीपल हैं उनसे आप टैक्स जितना चाहें उतना वसूल सकते हैं। अगर ये नहीं देंगे तो आपको क्या होगा, दे कुड ऑल्सो पनिश, वो पनिश भी हो सकते हैं अगर वो मना करते हैं आपको टैक्स देने से। तो ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग था मेरे लिए। तो ये पॉइंट को आप थोड़ा सा हाईलाइट करके ध्यान में रखेंगे। चलिए चलते हैं अपन चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में। दिस एक्ट वाज फाइनल स्टेप टूवर्ड सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। ये आखिरी स्टेप था कि आप पूरे तरीके से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है पूरा स्ट्रॉन्ग होल्ड आ जाए, कंपनी के जितने भी पावर हैं सारे हटा दिए जाएं। तो इसके फीचर्स क्या क्या हैं अपन लोग एक एक से देखते हैं, कोई घबराना नहीं है, आराम से क्लास में बने रहिएगा और लाइक करते जाइएगा और कमेंट भी करिए, ताकि मैं ये मोटिवेशन मुझे मिले तो मैं आपको फ्री में और सारे लेक्चर कंटिन्यूसली देते जाऊँ और आपकी पूरी लक्ष्मीकांत और सारे उसके क्वेश्चन के प्रैक्टिस भी करवाता जाऊँ, चाहे वो स्टेट पीसीएस के हों चाहे यूपीएससी के हों, जिससे क्या है आपका जल्दी जल्दी सिलेक्शन हो। तो आइए चलते हैं, पढ़ते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के फीचर्स। चार्टर ऑफ 1833 क्या कहता है, इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज ए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बहुत पावरफुल होता जा रहा था, तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, इतनी पावरफुल है कि ये और भी जितने भी सारे अदर प्रेसिडेंसी के जो भी गवर्नर हैं उन पे भारी पड़ रहा है, तो उसका नाम ही क्या रख दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको क्या दोनों पावर दे दी गई, सिविल और मिलिट्री पावर। ठीक है, तो ये एक्ट ने क्या किया, पहली बार दी एक्ट क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नर ऑफ इंडिया हैविंग अथॉरिटी ओवर द एंटायर टेरिटोरियल एरिया पजेस्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। इसने क्या किया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को जितनी भी सारी इंडिया के ब्रिटिश इंडिया के कंट्रोल में जो भी टेरिटरी थी उसका सारे का क्या बना दिया, इसको मेन वो ऑफिसर्स बना दिया गया। तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको ये अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। हालांकि आपको यहाँ पे कोई लक्ष्मीकांत रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिना लक्ष्मीकांत के यहाँ पे सारे आपको नोट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे नो शॉर्टकट्स, आपको यूपीएससी के लिए पढ़ना है तो एक एक पॉइंट आपको, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसको आप क्लास को इन्जॉयमेंट की तरह लीजिए, बट ऐसा नहीं कि आप मतलब शॉर्टकट के चक्कर में आप जो आपका क्रक्स है, जो आपका मटेरियल है, आप उसको ही छोड़ दें। तो इससे अच्छा है कि आपको एक बार पढ़ना है लेकिन अच्छे से पढ़िए, इसको बार बार रिवाइज करिए, वो भी फिर एक टाइम बाद वो भी शॉर्टकट लगने लगेगा। तो पहली बार में ही अगर आप शॉर्टकट करोगे फिर एग्ज़ाम तक जाते जाते तो कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आपको लक्ष्मीकांत लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं सारे आपको यहीं पे एक एक पॉइंट वाइज सारा सब कुछ करवाऊँगा, बस आपको क्लास में बने रहना है और अच्छे से फोकस करके सारी क्लासें देखनी है। तो चलिए चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट में एक्चुअली में ये है कि जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को इतनी पावर दे दी गई तो बेचारे जो वो थे प्रेसिडेंसी, जैसे अपन बात कर रहे थे, बॉम्बे और मद्रास, इनको डिप्राइव कर दिया गया।
कौन सी पावर से? लेजिस्लेटिव पावर से। सिर्फ लेजिस्लेटिव पावर किसको दी गई? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। ये एक्सक्लूसिवली दी गई, आप देख सकते हैं, ये एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर ऑफ एंटायर ब्रिटिश इंडिया। तो इसके पहले जितने भी सारे इसमें दिया हुआ है, द लॉ मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट वर कॉल्ड रेगुलेशन, व्हाइल लॉज मेड अंडर दिस एक्ट वर कॉल्ड एज एक्ट। 1833 के अंडर जितने भी सारे एक्ट बने उनको क्या कहा जाएगा? एक्ट। लेकिन जो पहले लॉ बने थे उनको क्या बोला गया था? रेगुलेशन। इसी की कड़ी में अपन चलते हैं थर्ड पॉइंट। इट एंडेड द एक्टिविटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, इसने सारी ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटी को ही खत्म कर दिया, ठीक है, एज अ कमर्शियल बॉडी। अब वो व्यापार करती थी जो भी बॉडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे तो उनकी बॉडी को ही खत्म कर दिया बस, ठीक है, व्यापार चल रहा था तो और भी सारी जितनी भी कंपनी थी, जितने भी मर्चेंट्स थे वो भी कर रहे थे, तो ये भी व्यापार कर रहे थे, बट इनका कोई कमर्शियल बॉडी हटा दिया गया। व्हाइल बिकमिंग अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, ठीक है, तो ये क्या बन गई? ईस्ट इंडिया कंपनी प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई, अब ये कमर्शियल बॉडी हट गई। इट प्रोवाइडेड दैट द कंपनी टेरिटरीज इन इंडिया वर हेल्ड बाय इन ट्रस्ट ऑफ मैजेस्टी, लेकिन उन्होंने ये बोला कि जो इन ट्रस्ट फॉर हिज मैजेस्टी, जो भी इनकी मैजेस्टी थी, क्वीन एलिजाबेथ उस टाइम में, जो भी क्वीन होंगी, जो भी ब्रिटिश क्राउन होगा उनके नाम पे चलेगा, या फिर उनके जो हेयर डेटरी होंगे, जो उनके वंशानुगत होंगे, या उनके जो सक्सेसर होंगे उनके नाम पे चलेगा, जो भी आप एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा बहुत कर रहे हो। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस, पहली बार 1833 के थ्रू इंट्रोड्यूस क्या हुआ, जो अभी हम जिस एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हैं यूपीएससी के लिए, उसका पहले नाम क्या था? उसका पहले नाम था आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज। इसमें एक हमारे बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने 4th रैंक भी अर्जित करी थी। उसके बाद उन्होंने उससे क्या रेजिग्नेशन देके, इस्तीफा देके उन्होंने अपनी क्या अलग ही आर्मी बनाई थी, और उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारी आज़ादी में, उनको कोई भूल नहीं सकता। उनका आप नाम बताइए, फिर मैं बताता हूँ। तो ये पॉइंट कंप्लीट करने के बाद मैं उनका नाम बताऊँगा। तो पहली बार क्या हुआ? ओपन कंपटीशन हुआ, किसके लिए? सिविल सर्वेंट के लिए। लेकिन फिर भी इंडिया को क्या किया गया, जो हाईली पद थे, जो कोवेनेंट सर्विस थी, उनसे क्या किया गया? वंचित कर दिया गया, डिबेयर्ड कर दिया गया कि ये अंग्रेज लोगों के साथ काम नहीं कर सकते। तो फिर आगे जो भी एक्ट आएंगे उनमें लागू करेंगे, मैकाले कमेटी आएगी, वो कहेगी ठीक है कर दो, क्योंकि इंडियन में भी तो टैलेंट है, ठीक है। उसी के थ्रू फिर ये आईसीएस को क्रैक करेंगे। उनका नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो उनका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, और वो एक पहले ऐसे थे, इन्होंने महिला रेजिमेंट, वुमेन रेजिमेंट क्रिएट करी थी वर्ल्ड की। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट एक्ट पे, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 की बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस है, और इसके फीचर्स क्या क्या हैं अब एक एक से पढ़ते हैं। तो इसने क्या किया? लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल का अलग अलग कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही इसने अलग अलग किया तो क्या हुआ? तो इसने क्या किया? इट प्रोवाइडेड फॉर एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसलर्स। लेजिस्लेटिव काउंसलर, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन अलग अलग हुए, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल एक डेवलप करी गई। उसमें कितने थे? 6 न्यू मेंबर एडिशन किए गए, जोड़े गए। In other words, it established a separate Governor General Legislative Council which came to be known as Indian Legislative Council। पहली बार Legislative Council क्या नाम से आई? इंडियन या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम पे, जिसमें कितने मेंबर थे? 6 मेंबर थे। इसमें से अब आगे बताया जाएगा कि 4 मेंबर कहाँ से थे, ठीक है, वो अपन आगे अभी पॉइंट इसी एक्ट में पढ़ेंगे। अभी अपन आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। दिस लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द काउंसिल फंक्शन, इसको सबसे पहले क्या बोला गया? मिनी पार्लियामेंट बोला गया। जैसे अभी अपना पार्लियामेंट है, इसमें अपना लोकसभा और राज्यसभा है, तो पहली बार जो भी पार्लियामेंट आया वो इस एक्ट के थ्रू आया, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के अकॉर्डिंग। अब इसमें क्या है, जो भी प्रोसीजर था, इंडियन तो जानते नहीं थे कैसा प्रोसीजर करना है, कैसे अपोजिशन होता है, क्या गवर्नमेंट होता है, ठीक है। तो जो भी फंक्शन था, जैसे भी मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो भी सिस्टम था, जिस तरीके से प्रोसीजर करना है, वही प्रोसीजर इन्होंने डायरेक्टली अडॉप्ट कर लिया। तो दिस लेजिस्लेटिव विंग ऑफ काउंसिल फंक्शन एज अ मिनी पार्लियामेंट, adopting the same procedure of the British Parliament. Thus, legislation for the first time was treated as the special function of the government, requiring special machinery and special cases, special process.
तो इन्होंने क्या क्या किया अच्छे से समझते हैं। स्पेशल फंक्शन होगा गवर्नमेंट का, ऑब्वियसली बात है। उसमें स्पेशल मशीनरी भी होगी। जैसे अब क्या होता है, मशीनरी होती है, कोई कानून बना दिया गवर्नमेंट ने तो उसको लागू क्या करेगा, प्रोसीजर होता है उसका। एक कोई बिल भी होता है तो उसका प्रोसीजर होता है प्रॉपर, ऐसे नहीं है रैंडमली गवर्नमेंट बना दिए। वोटिंग होती है उस पर, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी होती है, सिंपल मेजोरिटी होती है। तो उस टाइम में जो भी प्रोसीजर ब्रिटिश पार्लियामेंट में चल रहा था उन्होंने वही छोटे लेवल पर रखा, लेकिन वही प्रोसीजर फॉलो किया। फिर मैंने जैसे आपको बताया था कि इंडियन के लिए भी सिविल सर्विसेज को खोल दिया गया, जो कोवेनेंट पद थे, जो हाई लेवल ऑफिसर्स को चुने जाते थे, जैसे आज आईएएस आईपीएस है, आईपीएस है। तो ऑब्वियसली बात है कि इंडियन में भी तो टैलेंट है, और इंडियन तो बेचारे इंग्लिश में कुछ देना पड़ता था, उसके बाद भी 4th रैंक आई थी। किसकी 4th रैंक आई थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। पहले आईसीएस ऑफिसर कौन थे, कोई बताएगा? कमेंट में बताओ, जो भी बताएगा आप कमेंट में लिख के बताओ। पहले आईसीएस ऑफिसर कौन थे इंडियन सिविल सर्विसेज जिसने क्रैक किया था, वो कौन थे? ठीक है, वो बताओ कमेंट में आप लोग वीडियो में, और मैं उसको देखता हूँ सबसे पहले कौन बताता है। इट इंट्रोड्यूस एन ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट। ठीक है, तो सबके लिए ओपन कर दिया गया। कोवेनेंट सर्विस के जो हाई लेवल ऑफिसर पद थे सबके लिए कर दिया गया। ठीक है, मैकाले कमेटी ने क्या किया, एक साल बाद 1853 चार्टर एक्ट के एक साल बाद मैकाले कमेटी बैठी, उसने कहा ऑब्वियसली बात है कि जिसमें टैलेंट होगा उसको आना चाहिए। तो 1854 के बाद जो भी सिविल सर्वेंट हुए उसमें इंडिया को भी सेम पद मिलता था। इंडियंस के भी अगर अच्छे नंबर आते थे तो उनको भी नंबर के हिसाब से, जैसे अभी होता है रैंक के हिसाब से अच्छी पोस्ट मिलती हैं, तो उस टाइम में इंडियंस को भी अलाउ कर दिया गया। इसी की कड़ी में चलते हैं, तो इसका पॉइंट है, थर्ड पॉइंट क्या है, इट एक्सटेंड द कंपनी रूल एंड अलाउ इट टू रिटेन द पोजीशन ऑफ इंडियन टेरिटरी ऑन ट्रस्ट फॉर द ब्रिटिश क्राउन। ऑब्वियसली बात है, पहले ही पढ़ चुके हैं कि ब्रिटिश क्राउन के ट्रस्ट पे ये कंपनी, ठीक है, अलाउ कर सकती है, कमर्शियल एक्टिविटी कर सकती है, व्यापार कर सकती है, जैसे अदर कंपनियां कर रही हैं। तो ऐसा कोई नहीं है कि सिर्फ इसी को, लेकिन अब सबके लिए बराबर का कर दिया उन्होंने, कोई ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए स्पेशलिटी नहीं रखी। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट है, जैसे मैंने आपको बताया था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी तो उसमें 6 लोग थे, 6 में से 4 कहाँ से ले गए? हालांकि ये जो 4 मेंबर लिए गए प्रोविंशियल गवर्नमेंट से लिए गए, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा, लेकिन थे किसके पिट्ठू? अंग्रेज़ों के ही थे। तो इन्होंने अपने हिसाब से जो उनके अंग्रेज़ों की हाँ में हाँ मिला देता था, उनके हिसाब से उन्होंने लोगों को चुन लिया। तो ये 6th न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल, 4 मेंबर वर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। कहाँ कहाँ से किए गए? मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा से। ठीक है, इसके साथ अपन आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो इसी के साथ जुड़े रहिएगा। अब हम स्टार्ट करेंगे इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत की सीरीज। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस चैप्टर को ख़त्म करूंगा, उसके बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के जो भी सारे जितने भी सारे क्वेश्चंस होंगे मैं आपको वो सारे कंप्लीट कराऊंगा। और इसी के साथ साथ आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों में। और थैंक यू सो मच।